हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 26 नवंबर और हम लोग कल के क्लास नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो आज हम लोग 25 और 26 नवंबर दोनों का कंटेंट एक ही साथ पढ़ेंगे। तो इससे पहले, कल के क्लास का रिवीजन करने से पहले आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि 2025 का ईयरली करंट अफेयर जो है उसका क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। ठीक है, ये आपको 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो मंथली करंट अफेयर आपको चलेगा हर मंथ वाइज। ठीक है, उसके बाद जब मंथली खत्म हो जाएंगे तो आपको ये टॉपिक वाइज भी आपको हम कवर करवा देंगे। नेशनल हो गया, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह जितने भी हैं ये सभी आपको हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो ये 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। आपके भाई बंधु जो भी हो उन्हें भी इन्फॉर्म कर दें कि इस क्लास का बेनिफिट उनको मिल सके और आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने कल के क्लास में। जो हम लोग करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लें कि किस एयरो शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई। तो ये दुबई एयर शो। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फातिमा बोस फंडिंज। किस पड़ोसी देश में 5.7 तीव्रता का भूकंप नवंबर 2025 में आया, जिसके झटके भारत में महसूस किए गए? तो ये बांग्लादेश में। किसे हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? रोजर फेडरर को। भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है सरयू वेलपुला। किसे केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? संदीप प्रधान को। कौन सा देश हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश बन गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। किस स्थान पर भारतीय डाक ने जेनजेड थीम्ड आधारित पहला डाकघर खोला? आईआईटी दिल्ली। किस टीम ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो ये अपना प्यारा भारत जीता है। और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो ये भी अपना प्यारा भारत। ये जितने भी अभी हमने पढ़ा ये सभी हम कल के क्लास में डिस्कशन किए थे। हम लोग चलते हैं आज का क्लास स्टार्ट करें प्रश्न संख्या 1 पे। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो रिसेंटली 25 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? 25 नवंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार की थीम रही सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा को खत्म करने के लिए एकजुट हो, यानी यूनाइट टू इंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। यहां से नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देख लें तो विश्व वैगन दिवस 1 नवंबर, सुनामी दिवस, सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। 5 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय निमोनिया दिवस, विश्व दयालुता दिवस, बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये जितने हमने स्टार मार्क किए हैं ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब पे ज्यादा फोकस करें कि ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। और अभी सुनामी जब न तब जहां पर देखने को मिलता है तो आप इसे भी स्टार मार्क कर लें। प्रश्न संख्या 2 है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर इसका हो जाएगा गेनाडी गोलोवकिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कहां से करते हैं? कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ये हैं। पहले ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। 21 नवंबर को इसकी नियुक्ति की गई। वर्ल्ड बॉक्सिंग के जो ये क्या कहलाता है अध्यक्ष है
21 नवंबर की इनकी नियुक्ति की गई और विश्व मुक्केबाजी को आईओसी और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बीच मतभेद के कारण 2023 में इसकी शुरुआत की गई है। यानी ये दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया, किसके किसके बीच, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, ये दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गया, जिसके कारण इसे 2003 में शुरू किया गया। विश्व मुक्केबाजी का हेडक्वार्टर जो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। यहां से किसी स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन के हेड के बारे में हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये आपको आईओसी यानी इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेड हैं वो क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। जैसा ये जो है आईसीसी के, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे। तैयब इकराम जो है, तैयब इकराम ये जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड हैं। सेम वैसे ही आप रिलेट कर सकते हैं चेस के फीडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो हेड हैं अकाडी डोकोविच है। कौन है? अकाडी डोकोविच हो जाएंगे। फुटबॉल से भी आप रिलेट कर सकते हैं, यानी फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसके ज्ञानी इनफेनिटो इसके हेड हो जाएंगे, किसके? फीफा के, ठीक है। नेक्स्ट पर चले। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखें कि भारत के 53वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो जस्टिस सूर्यकांत के नाम डिस्कशन पहले से ही चल रहा था। अभी अभी ये देश के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 24 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। अब इसके कुछ संवैधानिक आधार यदि हम देखें कि ये संवैधानिक आधार क्या है, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 124 ए है, ठीक है, 124 ए, इसके तहत भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और इसकी स्थापना और उसके मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित इसमें चर्चा है। ये आर्टिकल उसी से संबंधित है। जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है ना, ये देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, इसकी कुछ योग्यता है, उसको हम लोग देख लें कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वही योग्यता होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है। क्या? तो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो और उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो, ठीक है। कार्यकाल देखा जाए तो इसकी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होती है, लेकिन चीफ जस्टिस की सेवानिवृत्ति की आयु जो है ये 65 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें, तो जस्टिस सूर्यकांत, आप क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, तो डायरेक्ट आपको अभी ये नहीं पूछेगा कि 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको पूछ सकता है कि ये बिलोंग कहां से करते हैं, तो ये हरियाणा के हिसार से करते हैं, हरियाणा के हिसार से ये बिलोंग करते हैं जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो ये जस्टिस सूर्यकांत जो है किसका जगह लिए हैं? ये बी आर गवई के जगह पे आए हैं। बी आर गवई 52 क्रम के थे, जस्टिस सूर्यकांत 53 क्रम के हैं, ठीक है। संजीव खन्ना जो आए थे, इससे पहले कौन थे? बी आर गवई से पहले जो थे ये संजीव खन्ना थे, यानी 51 क्रम के, ये 52 क्रम के और ये 53 क्रम के, ठीक है। और इनसे पहले जो थे डी वाई चंद्रचूड़, यानी ये हो गए 50वें क्रम के, ठीक है, हो गए 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश, 51वें, 52वें और 53वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश ये हो गए। यदि आपसे पूछा जाए कि देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये हीरालाल जे कानिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हीरालाल जे कानिया। यहां से हम लोग, ये तो हम लोग कर लिए डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर महीने के 26 तारीख को ये मनाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये इस दिन
इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था। देखिए, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी उससे ठीक 2 महीने बाद। इसलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। और संविधान अंगीकरण दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन संविधान दिवस बहुत कम आएगा। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया? संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो ये आपका 26 नवंबर ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। संविधान दिवस वर्ष 2015 को भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 2015 से। संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। और इससे पहले इस दिवस को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। यहां से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारा संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन टोटल टाइम लगा। जब संविधान बन रहा था तो बहुत सी समितियां बनी। उसी से संबंधित एक सवाल है आपके लिए कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ड्राफ्ट समिति या प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। ड्राफ्ट समिति या प्रारूप समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको ये जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में। जैसे कि आप मैप में देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका, ये आप मैप देखिएगा तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका के मैप में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको कनाडा मिलेगा, ठीक है। कनाडा के बाद यहाँ पे आपको अमेरिका मिलेगा, और इसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिको, ठीक है। यहां पर जो अलास्का का लोकेशन है, यहां पे आपको मिल जाएगा, इधर बढ़िएगा तो अलास्का का लोकेशन मिलेगा, ठीक है। ये जो अलास्का है इस पे किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है, ठीक। और यहां पे आपको हवाई द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा? हवाई द्वीप। इसी हवाई द्वीप में दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक आपका हो जाएगा किलाउआ ज्वालामुखी, ठीक है। यही हवाई द्वीप पर है ये किलाउआ ज्वालामुखी, जहां अभी हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। वैसे एक्टिव वोल्केनो की बात की जा रही है तो भारत की अगर हम बात करें कि एक्टिव वोल्केनो कौन है, तो भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में है। और नारकोंडम जो है, ये आपको नारकोंडम जो दिख रहा है, ये भी अंडमान द्वीप समूह में है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक बार फिर यहाँ पे आपको वोल्केनो का ही सवाल है कि किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल के बाद फटा, जिसकी राख का बादल जो है भारत तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा इथियोपिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो है 12,000 साल बाद विस्फोट देखने को मिला, जो 24 नवंबर को फटा है, ठीक है। ये ज्वालामुखी फटने से राख और लावा धरती से इतनी ताकत से निकली कि इतिहास में जो रिकॉर्ड था उसे तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। आसमान में 14 किलोमीटर तक घने धुएं का गुबार देखा जा सकता है। इससे कितना? 14 किलोमीटर तक, इतना तेजी से निकला है ये।
अब यहां से इथियोपिया के बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ये पार्ट है। किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश आते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं हम लोग? एक तो खुद इथियोपिया हो गया आपका, एक तो खुद इथियोपिया हो गया, ठीक है, इसमें शामिल है। इसके बाद आप इरिट्रिया, ठीक, देख पा रहे इरिट्रिया। फिर आपका हो जाएगा एक सोमालिया, ठीक। उसके बाद आप एक देखिएगा जिबूटी, जिबूती, ठीक। ये 4 कंट्री हो गए। अगर ये सभी का हम लोकेशन देख लें मैप पे, तो यहाँ पे आपको इथियोपिया मिल गया जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। यहाँ पे आपको इरिट्रिया मिल गया, ये हो गया आपका जिबूती, और ये हो गया आपका सोमालिया। तो ये 4 कंट्री जो मिलते हैं, ये मिलके क्या बनते हैं? यही चारों कंट्री मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। ये अफ्रीका के पार्ट है, ठीक है। यहां से इथियोपिया को देखें, यह अफ्रीकी महादेश का एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी समुद्र नहीं है। राजधानी अदिस अबाबा, राष्ट्रपति टाई अत्सके सेलासी, प्रधानमंत्री हो गए अबी अहमद, मुद्रा विरर। पड़ोसी देश में इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये तो हम लोग देखे ही। एक और इथियोपिया एक हो गया, इसके साथ केन्या, दक्षिणी सूडान और सूडान, ठीक है। थोड़ा सा इथियोपिया के बारे में और हम लोग देख ले कि इथियोपिया, ये वही इथियोपियाई है, ये वही इथियोपिया है जो COP 32, COP 32 होस्ट करने जा रहा है। कब? तो 2027 में, ठीक है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है? COP 30 अभी जो चर्चा में है, COP 30 चल रहा है 2025 में। ये ब्राजील के बेलम शहर में आयोजित किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? COP 31, ठीक है। इसको कौन होस्ट करेगा? 2026 में तुर्की है। और उसके बाद क्या आएगा? COP 32, इसे कौन होस्ट करेगा 2027 में? तो इसे इथियोपिया होस्ट करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग कि 20वां G20 समिट 2025 किस देश और उसके शहर में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। कहा? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 22 से 23 नवंबर, कब? 22 से 23 नवंबर तक आयोजन किया गया, और यह अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित पहला G20 समिट है। अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित यह पहला G20 शिखर सम्मेलन है। अगर यहाँ पे वेन्यू की बात करें हम, तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। तिथि 22 से 23 नवंबर 2025। होस्ट देश कौन है? तो आप इसको कह सकते हैं कि होस्ट कंट्री कौन? तो साउथ अफ्रीका ही है। इसकी अध्यक्षता इसको लास्ट ईयर ही मिल गई थी, 1 दिसंबर 24, 1 दिसंबर 24 से नवंबर 25 तक यह इसका अध्यक्ष है, ठीक है। यह ग्लोबल साउथ की लगातार चौथी अध्यक्षता थी। इंडोनेशिया 2022 में। इंपॉर्टेंट आप मार्क कीजिएगा, 2023 में भारत इसको इसका होस्ट किया था, ठीक है। ब्राजील 24 में। ये 3 हो गए, और एक चौथा जो अभी साउथ अफ्रीका कर रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन ये है, ठीक है। G20 समिट जो है कहां पे हुआ? तो भारत 2023 में, जो अभी हम यहाँ पे बताएं कि भारत की नई दिल्ली में। उसका थीम क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। ये वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पे इसको रखा गया था। 2024 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो, 25 में साउथ अफ्रीका, और 26 में यूएसए। G20 के बारे में देखे देखें अगर, तो G20 या इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, ठीक है। इसका गठन जो है वित्तीय संकट को देखते हुए 1999 में किया गया था। और इसका पर्पस अगर देखें, तो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना इसका पर्पस है। ऑप्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो भारत, ये जो है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी 8वीं बैठक का आयोजन करने जा रहा है ब्राजील। ब्राजील जो बेलम शहर में COP30 का आयोजन करेगा, ठीक है। और ये थाईलैंड जो है आपका, यहाँ पे आपको बीमस्टेक जो था, बीमस्टेक इसका जो छठा एडिशन है, ठीक है, छठा समिट जो है इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। यहां से कुछ हम लोग इवेंट और समिट की रिवीजन कर लें तो एससीओ समिट 2025 चीन, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई, 21वीं G20 समिट यूएसए 2026 में, दूसरे बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 51वें क्रम का G7 शिखर सम्मेलन कनाडा, COP30 ब्राजील, बीमस्टेक थाईलैंड, ब्रिक्स ब्राजील, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड, सागर माथा संवाद काठमांडू, रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान, विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका और विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन ये दुबई में किया गया। प्रश्न संख्या 8 को देखें तो ओमान सेट वन का नामक ओमान ने ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट निम्न में से किसकी मदद से लॉन्च किया है? तो ओमान ने ये रिसेंटली लॉन्च किया है एयरबस की हेल्प से। किसके? एयरबस की हेल्प से किया है। इसका ये पहला सैटेलाइट है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये लॉन्च करने के लिए इसने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की मदद ली है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत एयरबस ने ओमान के लिए उपग्रह के डिजाइन, निर्माण और लॉन्च की जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया है। अगर यहां से हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओमान सेट 1 एयरबस की वन सेट तकनीक पर आधारित है, ठीक है, जिसे कक्षा में रहते हुए भी आवश्यकता अनुसार यानी जैसा जरूरत पड़े वो फिर से इसको कॉन्फ़िगर कर सकता है, ठीक है। यहां से हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहां से मैं बात करूं यदि ब्लू ओरिजिन की, तो ये यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है। इसका एक मिशन है, आपको याद होगा, न्यू शेफर्ड 25। इसी मिशन के तहत भारत के जो गोपीचंद थोटापुरा है ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, ठीक है। और बतौर टूरिस्ट अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। कौन? गोपीचंद थोटापुरा। ऑप्शन बी का बात करें यानी दिगंतारा का, तो ये भारत का प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है। और ये जो इसरो जो है आपका भारत का नेशनल स्पेस कंपनी है। ये इसरो जो कि भारत के प्रथम मानव युक्त मिशन गगनयान पे काम कर रहा है। किस पे? गगनयान पे आपका वर्क कर रहा है, जो 2027 तक आने की संभावना है, लॉन्च होने की संभावना है। किस राज्य में संगाई फेस्टिवल मनाया गया? तो संगाई फेस्टिवल बेसिकली मणिपुर में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल, ठीक है। इसकी शुरुआत 21 नवंबर को हुई और ये 30 नवंबर तक होगा। कब तक होगा? 30 नवंबर तक ये होगा। इसका नाम जो है, राजकीय पशु है संगाई, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। जो संगाई नामक दुर्लभ भूरे सिंग वाले हिरन है, उसी के नाम पे इस त्योहार जो फेस्टिवल है इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अगर इसका पर्पस देखें तो मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी परंपराओं को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां से कुछ हम लोग फेस्टिवल की बात कर ले तो मणिपुर हम लोग देख रहे थे, तो चेहरा ओवा उत्सव मणिपुर, सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर, योसांग महोत्सव, कचाई लेमन, निंगोल चकोबा, ये सब आप मणिपुर से रिलेट कर सकते हैं। बोनालू उत्सव तेलंगाना, मोढेरा डांस गुजरात, पुष्कर मेला और जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमिस लद्दाख,
परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, खुबानी ब्लॉसम लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम मेघालय, हेरस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, सोनपुर मेला बिहार में अभी लगा हुआ भी है, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, फूलों का एक त्योहार है, हरेली छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, सरहुल फेस्टिवल झारखंड और समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना में है, मनाया जाता है। यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखें कि किस देश ने अगले साल से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा किया है कि यानी 2026 से 16 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं वो सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने घोषणा किया है। तो कौन सा देश है? ये आपका हो जाएगा एशियाई कंट्री है मलेशिया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नेक्स्ट ईयर 2026 से लागू होने जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस तरह का कदम उठा चुका है। ठीक है, और इंडोनेशिया भी ऐसा प्लान कर रहा है कि इंडोनेशिया भी इसको बैन करने के लिए सोच रहा है, ऐसा वहां पे बात चल रही है। दुनिया का पहला एआई बैंक जो है मलेशिया में ही ओपन किया गया है। अगर मलेशिया की हम बात कर रहे हैं तो दुनिया का पहला एआई बैंक जो है मलेशिया में ही खोला गया है, ओपन किया गया, जिसका नाम क्या था? राइट बैंक। ठीक, अब यहां से मलेशिया के बारे में हम लोग देख लें। राजधानी कुआलालंपुर, मुद्रा मलेशिया रिंगित और प्रधानमंत्री हो गए अनवर इब्राहिम। अगर करंट अफेयर की कुछ बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 26 मई को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया में अपना ऑफिस खोला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखें कि 113वें डेविस कप का खिताब स्पेन को हराकर किसने जीता? रिसेंटली ये जीत लिया है इटली ने। ठीक है, 113वें क्रम का ये एडिशन था। ठीक है, इटली का यह लगातार तीसरा तथा कुल अगर देखा जाए तो ये चौथा डेविस कप था। ठीक है, और इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराया था। ठीक, ये याद रखें कि आप याद रखें कि एक होता है आपका डेविस कप, ठीक है, और एक होता है बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कप, तो डेविस कप जो है ये पुरुषों का टेनिस खेल है। किसका है? पुरुषों का टेनिस खेल है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों खेल तो टेनिस से ही संबंधित है। ये दोनों खेल जो है टेनिस से ही संबंधित है, लेकिन कौन मेल का है और कौन फीमेल का है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और बिली जिन किंग कप जो है ये फीमेल का है, इसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी किसने जीता? तो इटली ने इसको जीत लिया है। संख्या हम लोग 12 देखें कि पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र कौन थे जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? ठीक है, तो ये जो थे एक अभिनेता थे, एक्टर थे। ठीक है, धर्म सिंह देओल जो है इनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को और मृत्यु 24 नवंबर 2025 को हुआ, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता था। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। वो लोकसभा क्षेत्र बीकानेर से सांसद रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम जो हाल फिलहाल में 2025 में जिनका निधन हुआ है अगर उसका हम चर्चा करें तो हिरोमासा उराकावा जो है ये जापानी मुक्केबाज, कहाँ के? जापान के। मेघनाथ देसाई और शास्त्री, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम, सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, डॉक्टर वेस्पेस जो है ओलंपिक के हॉकी पदक विजेता है। ठीक है,
ला गणेशन नागालैंड राज्यपाल, स्लीपिंग प्रिंस ये आपका यहाँ के हैं, क्या कहलाता है, सऊदी अरब के लगते हैं कि हैं, कि ध्यान नहीं है दोस्त। अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक प्रियो, हाँ सऊदी अरब के ही हैं। स्लीपिंग प्रिंस जो है ये सऊदी अरब के हैं, इनका डेथ हो गया है। अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैप्रियो। जुबिन गर्ग सिंगर है। लतिका कट मूर्तिकार। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस है। पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी। राय लोक नृत्य के दिग्गज पद्मश्री राम सहाय पांडे। विजय रूपानी गुजरात फॉर्मर सीएम। उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोक संगीत। सूर्यमुखी देवी मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जियोर्जियो अरमानी इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर है। पंकज धीर और गोवर्धन असरानी ये दोनों एक्टर थे। और पंडित छन्नूलाल मिश्र ये सभी का डेथ हो गया है। किसे मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो इसके विजेता मोहम्मद लतीफ खान है। ठीक है, ये तेलंगाना सरकार ने शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान को, मोहम्मद लतीफ खान जो है इन्हें इनके योगदान के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। ये जो पुरस्कार है एजुकेशन, सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण में उनके 3 दशकों के प्रयासों को मान्यता देता है। ठीक है, यानी 30 साल तक इस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इसके लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ से रिसेंट में जो अवार्ड और ऑनर मिले हैं, अगर उसका हम लोग रिवीजन कर ले तो फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार थोटा थारानी, पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेनिया ट्रंप, विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर, बुकर पुरस्कार डेविड ज्ले। 2025 का जो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है जिनाली मोदी को मिला। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह, ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत, सखारोव पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जियो की मिज्या अमाग्लोबेली, विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर, उर्सुला के उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार वज्र चंद्रशेखर, टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड संजीव कपूर, प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड टॉम क्रूज को मिला, डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को मिला है। प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखें तो अमेरिका से बाहर किस देश में गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर खोला है? तो ये आपको खोला है कहां पे? ताइवान में। ऑप्शन ए सॉरी, हाँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेंटर ताइपेई ताइवान में शुरू किया। यहाँ विकसित तकनीक गूगल के वैश्विक डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होगी और यह सेंटर ताइवान का वैश्विक एआई नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में मजबूती देता है। अगर गूगल का फॉर्मेशन ईयर देखें तो 1998 हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड यूएसए। ठीक है, और सीईओ इसको हो जाएंगे सुंदर पिचाई। प्रश्न संख्या 15 देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, तो हैदराबाद में किया गया। कहां? हैदराबाद में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इससे जिसने होस्ट किया, होस्ट किसने किया? तो नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको होस्ट के आयोजित किया गया कब? तो 20 और 21 नवंबर को। ठीक, इसकी थीम क्या थी? वैश्विक बदलाव के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। यहां से कुछ जीके के फैक्ट यदि आप रिलेट करें तो नाबार्ड किसकी चर्चा है? नाबार्ड की। ये नाबार्ड जो है, नाबार्ड की फुल फॉर्म तो लिखी हुई है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? ठीक है,
प्रश्न यही आता है कि नाबार्ड जो है ये किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? तो ये है शिवरमन समिति। क्या है? शिवरमन समिति। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखना। प्रश्न संख्या 16 देखें कि कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना रहा है? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा चाइना। चाइना 78,000 टन वजनी एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है जो परमाणु हमलों को भी सहन कर सकता है। यह एक मोबाइल सेमी समर्सिबल ट्विन हॉल प्लेटफॉर्म है जो बिना नई सप्लाई के 238 लोगों को 4 महीने तक सपोर्ट कर सकता है। चीन 2028 तक इसे संचालन में लाने का अपना टारगेट लेकर चल रहा है। यहां से अगर चीन के करंट अफेयर की बात करें तो चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। के वीजा चीन का है। एससीओ सम्मेलन 2025 चीन होस्ट किया। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट जे-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दे दी। चीन का एक मशहूर फैशन ब्रांड था सीन, यह है जो 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में फिर से वापसी कर रहा है। और दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है कौन? चीन। इसका नाम क्या है? स्टार वन। ठीक है, चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के दाव ब्लेड को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रोडक्ट आपको रिलेट है अरुणाचल प्रदेश से। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के जो पारंपरिक दाव जो है, जो एक हस्त निर्मित ब्लेड जो राज्य की कई जनजातियों समुदायों की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग तो ये होता क्या है? जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन जब किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार उसको जीआई टैग मिल गया तो आजीवन उसके लिए हो गया, नहीं, वो 10 साल के उसको वैलिड रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जीआई टैग मिला किसे? तो ये दार्जिलिंग के चाय को मिला था। ठीक है, दार्जिलिंग के चाय को मिला, कब मिला? तो 2004 में मिला था। 2004 में दार्जिलिंग के चाय को मिला था। अगर ऑप्शन की बात करें तो असम के चोकोवा चावल को भी जीआई टैग मिला। बिहार में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के कन्याकुमारी कन्याकुमारी का जो लौंग है, कन्याकुमारी के लौंग को भी जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम फरनाइक। अगर यहां से करंट अफेयर की बात करें तो समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना की शुरुआत किया। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो जो है, इन्होंने माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचिक सुरंग जो डी आकार का है, कैसा है? डी आकार का, ठीक है, उसका उद्घाटन किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, कल के क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न संख्या 2 है कि एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, आज का आपका प्रश्न है कि भारत द्वारा
विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है? जो भी राइट आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और प्रश्न संख्या 2 है आपके लिए कि किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट बनाया गया जो 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? इसमें भी जो भी राइट आंसर हो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिले और वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। जय हिंद।